मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले 3 विधानसभा चुनाव और 1 लोकसभा को लेकर क्या बीजेपी इस बार दमोह की तरह कोई चूक करने से बचना चाहती है या सबक लेकर बढ़ना चाहती है? बीजेपी दफ्तर में 2 दिन से चल रही चुनावी कसरत यही बयां कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव सहित नेता इस कवायद में हैं कि उपचुनाव कैसे जीता जाए। मंत्री पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता का काम तो सबको करना है, मुझे भी करना है, मंत्रियों को भी करना है। माननीय मुख्यमंत्री भी पहले ही कहते हैं कि मैं तो कार्यकर्ता हूँ। तो कार्यकर्ता के नाते से जिम्मेदारी चुनाव के लिए हर कार्यकर्ता को जहाँ जो आवश्यक है उन सबको जिम्मेदारियां मिलती हैं और मिलेंगी। देखिए, जो सरकार में है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, अनुभवी कार्यकर्ता हैं। इसलिए पार्टी के संगठन के पदाधिकारी और सरकार में जो पदाधिकारी हैं, सरकार में जो विभिन्न दायित्वों पर हैं, मंत्री हैं, ऐसे जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, वो सब मिल करके, क्योंकि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ ये चुनाव लड़ेगी। उपचुनाव 4 सीटों पर चुनाव जीतें, इसके लिए हमारी तैयारी है। बूथ स्तर तक संगठन के कार्यक्रम दिए हुए हैं और आप देखिएगा इसमें बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी में अपेक्षा से ज्यादा बेहतर आएंगे। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी इस बात को समझ रही है कि उपचुनाव की जंग आसान नहीं होगी। इसलिए 29 जुलाई को कमलनाथ चुनाव को लेकर विशेष बैठक लेने वाले हैं। लेकिन बीजेपी ने जो प्रभारी बनाए हैं उसे लेकर कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी दमोह से डर गई है। हम तो मोर्चे पे खड़े हैं। जो रिजल्ट जनता ने दमोह का ये आगाज था, केंद्र सरकार के लिए भी और प्रदेश सरकार के लिए भी, कि तुम फेल हो, न कोरोना पे नियंत्रण पा सके, न महंगाई हर दिन बढ़ रही है उस पर नियंत्रण पा सके, तो हम चारों उपचुनाव में विजय हासिल करेंगे। कांग्रेस मजबूती से खड़ी है। बीजेपी की तैयारी को इसी बात से समझा जा सकता है कि सभी उपचुनाव के लिए मंत्री के साथ संगठन के लोगों को भी चुनाव प्रभारी बनाया गया है और कांग्रेस पहले ही ये जिम्मेदारी पूर्व मंत्रियों को सौंप चुकी है। तो क्या इस बार दोनों ही दल अपनी गलतियों से सियासी सबक लेकर चुनाव को दिलचस्प बनाना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आज का एजेंडा है सियासी सबक। इस पर हम बात करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। शीर्ष नेताओं का सियासी सबक देगा पार्टी को मजबूती। क्या भाजपा ने आगामी चुनावों को लेकर किया चक्रव्यूह तैयार? क्या दमोह फार्मूले पर कांग्रेस का होगा बेड़ा पार? भाजपा, संगठन और सत्ता मिलकर देंगे नाथ को मार। इन्हीं बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि जल्द चुनाव होंगे। चुनाव की तारीख क्या होगी, कब होंगे, पर जो कवायद दिख रही है वो बीजेपी के भीतर भी है और कांग्रेस के भीतर भी। ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव एक सेमीफाइनल की तरह होंगे और भारतीय जनता पार्टी बीते 2 दिनों से जिस तरह से तैयारियां कर रही है, अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए हैं, मंत्री के साथ संगठन यानी संगठन और सत्ता के लोगों को जिम्मा सौंपा गया, तो इसका आशय क्या निकाला जाए? क्या बीजेपी सबक ले चुकी है दमोह से, या फिर आने वाली रणनीति के साथ एक ऐसा मैसेज देने की तैयारी में है कि 23 से पहले दिखा दें उपचुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस भी कम नहीं है, क्योंकि 4 दिनों तक मंथन चला। मंथन के बाद बदलाव भी देखने को मिले, कई प्रभारी बदले गए हैं, जिलों की कमान अलग अलग लोगों को दी जा रही है। उसके अलावा हम देखें तो उपचुनाव पर एक अलग तरह की बैठक खुद कमलनाथ करने वाले हैं। तो आज यही समझने का हम प्रयास करेंगे कि किसने लिया सबक और किसकी होगी क्या रणनीति। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अवनीश बुंदेला जी हैं स्टूडियो में मौजूद। अवनीश जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, स्वागत है अवनीश जी। ब्रजगोपाल लोया जी है भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। ब्रजगोपाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। और सुरेश शर्मा जी है वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले ब्रजगोपाल जी आपके पास ही आएंगे। हम देख रहे हैं 2 दिन से बैठकें चल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में होता रहता है, बैठकों का दौर चलता रहता है, लेकिन ये बैठकें कहा भी जा रहा है, जैसा कल हमने देखा आपने प्रभारी नियुक्त किए हैं, तो ये क्या माना जाए, इसको डर है या सबक?
देखिए मनोज जी, डर तो हमें होता नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ता कभी चुनाव से डरता है। और जहां तक आप सबक का शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। सबक हमें जीत से भी लेना है और सबक हमें हार से भी लेना है। यदि हम दमोह हारे हैं तो उससे भी हम सबक लेंगे, और जो उसके पहले 29 चुनाव हुए थे उनमें जिन 20 पे हमने विजय हासिल की है उससे भी हमें सबक लेना है। हार और जीत दोनों से सबक लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। और चूंकि हमारे यहाँ हम कार्डर बेस्ड संगठनात्मक पार्टी है, आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अगर भोपाल में है तो निरंतर पार्टी कार्यालय में मौजूद मिलेंगे। वहां निरंतर संवाद होता रहेगा, किन्हीं किन्हीं कार्यकर्ताओं से होता रहेगा। महामंत्रियों की बैठक होगी तो किन्हीं की होगी। एक बिल्कुल सतत प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में। अब हमारी पार्टी ये तय करती है, और हमारे लिए जैसा अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे लिए मंत्री भी कार्यकर्ता है, वो कोई अलग से नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता होना प्राथमिकता है। तो उन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति जहां जहां संभावित चुनाव है वहां वहां की गई है, और उसके लिए बाकायदा संगठन से भी लोग गए हैं और सत्ता से भी लोग गए हैं, और इनके अलावा भी और भी कार्यकर्ता वहां भेजे जा सकते हैं, उनकी नियुक्तियां हो सकती है। तो ये तो हमारे लिए तो दैनिक प्रक्रिया का हिस्सा है। परंतु जहां तक कांग्रेस का सवाल है, आप चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस में तो कमलनाथ जी अध्यक्ष हैं। अगर वो पीसीसी जाते हैं तो वो भी एक हेडलाइन होती है मीडिया में कि कमलनाथ जी पीसीसी पहुंचे। तो ये उनके लिए जरूर है कि उन्हें रोज कुछ करना है। कभी चुनाव आ जाए तो अलग तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करना है, बिना चुनाव के अलग तरीके से करना है। यदि चुनाव है तो वो कार्यकर्ताओं को उपलब्ध है, यदि चुनाव नहीं है तो उनसे मिलना असंभव है। ये जो स्थितियां हैं, चीजें बदली, चीजें बदल गई, वो बात अलग है कि वो आपके नेता जैसे नहीं मिलते, कभी कभी आते हैं, पर आते हैं तो आजकल मुलाकातें बहुत होती है। सबक उनने भी लिया है, ऐसा नहीं आप सबक ले रहे हैं, सबक उनने भी लिया। नहीं हुजूर, आते आते बहुत देर कर दी। जब सबक आपने लिया तब आपके पास कुछ बचा नहीं था। और ये जब विपक्ष में रहते हैं तब तो मिलते जुलते हैं, परंतु जब इनकी सत्ता होती है तब ये नहीं उपलब्ध होते हैं। और ये कार्यकर्ता अब ये सबक ले चुका है, उनका कार्यकर्ता ये जान चुका है कि हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हमारे नेता हमसे दूर हो जाते हैं। और इसीलिए आम कार्यकर्ता जो होता है कांग्रेस का, वो भारतीय जनता पार्टी की इस मामले में तारीफ करता है कि वहां कार्यकर्ता का उपयोग भी किया जाता है और कार्यकर्ता के लिए नेता उपलब्ध भी रहते हैं। ये कांग्रेस का छोटा और आम कार्यकर्ता भी इस चर्चा को करता है, और ये आप और हम सब जानते हैं। लेकिन बहुत सारे आपने प्रभारी बनाए। खैर ठीक है, मैं लौटता हूं। अवनीश जी, चुनाव है, उपचुनाव है, और ये जाहिर सी बात है, चाहे आप हो या बीजेपी हो, सभी जब चुनाव मैदान में होते तो जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है, आप अपनी तैयारी। लेकिन बहुत अलग है इस समय सियासी मिजाज मध्य प्रदेश का, देश का अलग तरह का, तो शायद वो आपको उत्साह भर रहा है, और दमोह ने और ज्यादा उसमें उत्साह भर दिया। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से बीते 2-4 दिनों में जो तैयारियां की है, ऐसा लग रहा है कि शायद एक कदम आगे बढ़ रही बीजेपी। सबसे पहले तो मैं मनोज जी अपने ब्रजगोपाल लोहिया जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगा। भाजपा के नेता सदैव कमलनाथ जी की जीवन शैली पर, उनके आवागमन पर, पीसीसी आने पर ना जाने पर उंगली उठाते हैं कि हेडलाइन बन जाती। साहब, ये कमलनाथ जी का कद है कि वही कमलनाथ जी जब मोदी जी से मिलने जाते हैं तो बगल के सोफे में बैठते हैं, रुआब से बैठते हैं, पैर पे पैर रख के बैठते हैं। और सबने देखा कि जब मुख्यमंत्री से मिलने का दौर चल रहा, शिवराज जी को बगल तक में नहीं बिठाया था मोदी जी ने। और शिवराज जी किस स्थिति में बैठे थे, कहते ना जिस तरह के कोई भिक्षा मांगने जाता, उस स्थिति में शिवराज जी बैठे थे। तो इससे लोहिया साहब चिंता मत कर, ये कमलनाथ जी का कद है, सदैव हेडलाइन बनेगी। अगर कमलनाथ जी घर के बाहर निकलेंगे तो भी हेडलाइन बनेगी। उसमें सहजता नहीं देख सकते अपन। नहीं, ये तो देखिए, ये तो कद होता है। आज मोदी जी भी अगर कहीं जाते हैं तो मोदी जी की हेडलाइन बनती कि नहीं बनती। ये नेता का कद है। ये तभी आता है जब उसने कुछ ऐसा क्रियान्वित काम किया हो देश में या समाज में या प्रदेश में। अब मैं जो आज का हमारा एजेंडा है उस पर मैं आना चाहूंगा। मनोज जी, जो आपने बात की थी कि ये बात सच है कि प्रदेश में 4 उपचुनाव होने हैं, लेकिन इसके लिए मैं दुखद पहलू ये है कि 4 उपचुनाव जो होने हैं वो कहीं ना कहीं चारों जो हमारे महत्वपूर्ण नेता थे, भले ही कांग्रेस को बीजेपी को वो बात नहीं है, चारों कहीं ना कहीं कोरोना के कारण ही अपनी जान गंवा कर गए। जिसके मन मैं ये इस तरह के उपचुनाव को मैं ये मानता हूं, ठीक है संवैधानिक व्यवस्था है, तैयारी करनी है, जाना है चुनाव में, लेकिन भाजपा के लिए चुनाव कोई नई बात नहीं है मनोज जी। भाजपा तो सदैव चुनावी मोड में रहती है। मतलब भाजपा तो वो पार्टी है, जब 1 जून को लॉकडाउन खत्म हुआ था और 2 जून को इनके मंत्री
भूपेंद्र सिंह का बयान आ गया था कि हम उपचुनाव के लिए तैयार हैं। मतलब जिस समय कोरोना ढंग से थमा भी नहीं था, ढंग से प्रदेश अनलॉक भी नहीं हुआ था, ये तो चुनाव के लिए ये तो इंतजार ही करते हैं। ये तो सदैव इन्होंने कोरोना को तो चुनावी स्टंट, राजनीतिक हथकंडा, हथियार बनाए है। मनोज जी, कोई नई बात थोड़ी है। वो तो कहते हैं आपदा को अवसर में बदलिए। भाजपा आपदा को अवसर बनाया है, भ्रष्टाचार भी किया है, और जाके राज्यसभा में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति नहीं मरा। और फिर उसको ढकने के लिए इनके नेता आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके कई सारे नेता ऊल जलूल बातें करते हैं। ये तो भाजपा का नेचर है। लेकिन हाँ मनोज जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि दमोह उपचुनाव की एक हार से भाजपा का हम सब ने देखा किस तरह से इनका कहां गया था वो कैडर, कहां गया था वो संगठन जो चरमरा गया था। हमने खुद देखा नरोत्तम मिश्रा जी के बयान कि जयचंदों के कारण हारे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अब आप फिर हारने वाले तो फिर से जयचंद अभी से या तो खोज लो, क्योंकि जयचंद तो आपको फिर परेशान करने वाले हैं। क्योंकि आपने हमारे यहाँ के कुछ जो जयचंद थे जो बेंगलोर के रास्ते अपने शामिल कर लिए हैं, तो कहीं ना कहीं असंतुलन तो आप में पैदा हो चुका है। आप कुछ भी कर लें, ये देखिए कैडर और संगठन की बात भाजपा को नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम तो मानते हैं कि हम चूके या ये कहें, देखिए हम सरकार गवा चुके हैं। अब ये बातें रोज रोज करने से मतलब नहीं, जैसे इन्होंने कहा इनके हाथ में कुछ बचा ही नहीं। ठीक है साहब, मानते हैं संवैधानिक व्यवस्था का हम सम्मान करते हैं। आप ये नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन तो है, और यदि वो हर समय चुनावी मोड पर रहता है तो इसमें बुराई क्या? भाई आपने चुनाव जीता, अगले चुनाव की तैयारियां शुरू कर दीजिए। मनोज भाई, आपको मालूम संगठन जो था ना, वो गब्बर का भी बहुत मजबूत था, जय वीरू सिर्फ अकेले ही थे। संगठन आप देखें मोगेम्बो का भी बहुत मजबूत था। संगठन तो आप देखें हमेशा जो जिनके पास कहते हैं जो असंवैधानिक या असमाज तत्व रहते हैं मनोज जी, उनका संगठन तो सदैव से ही मजबूत रहा है। क्या रावण का संगठन मजबूत नहीं था? आप मुझे बताएं, क्या दुर्योधन की सेना मजबूत नहीं थी? वो राम के लोग कह रहे हैं। मैं वही बताना चाहता हूं। तो संगठन की बात मत करिए, संगठन किस अच्छी दिशा में जा रहा है। इनका संगठन साहब, कभी आप देश हित की जनहित की बात नहीं करते। जैसे ही आपको लगा कि अब आपकी जमीन खिसक रही है तो वापस आप अपना एक एजेंडा चलाने लगते हैं। मतलब कभी आप जनहितैषी बात नहीं करते कि ये बात ही नहीं हो रही है। कुछ कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? मैं दो बातें कह रहा हूं कि एक तो जो आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि गब्बर और वीरू उस राजनीतिक दल के बारे में कह रहे हैं जब आप सदन में 414 हुआ करते होते और हम दो, यदि हम जनता में नहीं गए होते और जनता ने हमें पसंद नहीं किया बात बोली जो बात, लेकिन हमने कभी अपने संगठन और कैडर की दुहाई नहीं दी। आप क्या इनको मनोज जी बताएं, हमने कभी नहीं कहा 70 में भी जब हम मजबूत थे कभी हमने इस पर घमंड नहीं किया कि हमारा संगठन, हमारा कैडर। उस समय भी हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी बैंकों के राष्ट्रीयकरण में लगी थी, देश को मजबूत करने में लगी थी, बेरोजगारी कम करने में। आपकी तरह नहीं, कोरोना के कारण लाखों लोग मर गए हैं। अगर एक समाचार मनमोहन सिंह जी निजीकरण में लगे थे, अवनीश जी आपकी तरह नहीं थे कि सच्चाई दोनों नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण अगर अच्छी बात थी तो मनमोहन सिंह ने निजीकरण क्यों किया था? इसलिए बुलाया था कि विपक्ष का नेता होना चाहिए। मतलब निंदक नियर राखी आंगन कुटीर सुबह वाली बात थी कि निंदा करने वाला भी आपके नजदीक होना चाहिए। आपके पास तो संयुक्त राष्ट्र में अपना व्यक्ति नहीं था जो संयुक्त राष्ट्र में, इसलिए आप लेके गए थे, हम वहीं गए थे। देखिए अटल जी को वो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का अटल जी के सम्मान था कि हमने जेनेवा समझौता में भी उनको भेजा था। मैं लौट मत जाइए, देश के बाहर, देश में रहिए। 4 उपचुनाव की बात कीजिए जी। सुरेश शर्मा साहब, हम देख रहे हैं कि बदली है सियासत और सबक भी है और जोखिम से डर भी है। आप कैसा देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बदली सियासत हमारे दोनों मित्रों में ही देख रहा हूं जी जी, कि मुझे लगता है कि अपने कद से बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। अब अटल बिहारी वाजपेयी को जिनेवा भेजा था तो देश के प्रधानमंत्री ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। यदि आज उस पर यदि हम टिप्पणी करने लग जाएं तो मुझे लगता है हमारे कद से बड़ी टिप्पणियां हैं, तो इनसे बचना चाहिए। एक बात मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि मीडिया की बात आई है तो मीडिया के संबंध में जब भी बात आती है तो स्वाभाविक रूप से मैं बोलता हूं। जब आपातकाल में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप पर छापा डाला गया था और ये सब हुआ था, तब भी जो है लोकतंत्र की वही बात थी। जब कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश में सरकार थी और एक किसी अन्य कारणों से लोक स्वामी की बिल्डिंग गिरा दी गई थी, तब भी यही बात थी। आज यदि दैनिक भास्कर पर छापा पड़ा है, तो यदि अखबार पर छापा पड़ा है
यदि अखबार की गतिविधियों पर छापा पड़ा है तो हम जरूर चिंता प्रकट करेंगे, ये ठीक नहीं है। लेकिन यदि व्यावसायिक संस्थानों पर छापा पड़ा है तो व्यावसायिक संस्थानों को हम जो है समाचार संस्थाओं का कवच नहीं दे सकते। तो व्यापार व्यवसाय में गड़बड़ियां हैं तो बिल्कुल छापे पड़ना चाहिए, लेकिन यदि समाचार पत्र में और खास तौर से उनके पत्रकारों का यदि अहित होता होगा तो हम इसकी कठोरता से आलोचना करेंगे। ये बात बहुत साफ शब्दों में है, एक बात। दूसरी बात अब आती है यहाँ की जो आज चल रहा है। आज स्पष्ट ये है कि भारतीय जनता पार्टी दमोह के बाद से सतर्क है, इसमें कोई शक संशय नहीं है, क्योंकि वहां जो चुनाव में हार हुई है वो दो कारणों से हुई है। पहला कारण ये है कि कोरोना का वातावरण ऐसा था जिसके अंदर आपके प्रबंधन को कोई ने संतुष्टि नहीं थी, कोई भी प्रबंधन ने सही नहीं माना था। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये थी कि आपने जिस राहुल लोधी को टिकट दी थी वो राहुल लोधी जो है वो दल बदलू था और उस दल बदलू को किसी ने स्वीकार नहीं किया। उस समय जब 28 थे जो उपचुनाव हुए थे उनके दल बदल के कारण को समझा जा सकता है, क्योंकि उस समय सरकार का मामला था। यहाँ एक व्यक्ति का दल बदल कराने से सरकार का कोई लाभ हानि नहीं थी, इसलिए यदि ये दल बदल नहीं भी कराया जाता तो काम चल जाता, इसलिए जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। आप उसमें चाहे फिर जो है कुछ भी खोज लें, चाहे विभीषण खोज लें, चाहे जो है जयचंद खोज लें, ये आपका अपना टेंशन है। लेकिन ये बात सही है कि दो कारणों से, बड़े कारणों से भाजपा जो है वह चुनाव हार गई, और वो हारने का डर, क्योंकि आपको दो चीजें जानकारी है मनोज जी, कि मौत का डर नहीं रहता, लेकिन मौत ने घर देख लिया इसका डर रहता है। जी, और आप 28 हाँ। के बाद चुनाव जीत करके, जब आप चुनाव जीत करके सरकार बना गए थे और दमोह हार गए, तो आपको डर लगेगा कि ये 4 में क्या होने वाला है। इसलिए सक्रियता, और उस सक्रियता के अंतर्गत अति सक्रियता आपकी स्वाभाविक रूप से झलक रही है। लेकिन मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दूं मनोज जी कि इसे इन जो चल रही हैं गतिविधियां, इन गतिविधियों को केवल 4 उपचुनावों तक जोड़ के सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैं 30-32 बरस से भाजपा को कवर कर रहा हूं और बहुत नजदीक से मैंने भाजपा को देखा है। आज तक मैंने कभी भी सह संगठन महामंत्री को संभाग और मंडलों तक यानी जिलों तक दौरे करते हुए नहीं देखा था। तो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, इसका तात्पर्य ये है, यदि राजनीतिक समीक्षक के रूप में मैं इस पर विचार करता हूं तो ये माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की ओर आगे बढ़ रहा है, और वो उस घटनाक्रम के बाद यदि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित होती है तो पहले से ही सह संगठन महामंत्री को क्षेत्र के अंदर उतार दिया गया है। इसको ये माना जा सकता है, इसका दृष्टिकोण निकाला जा सकता है। जी चलिए, बिल्कुल। जी ब्रजगोपाल जी, सवाल ये है, जैसा कह रहे थे, जोखिम तो है और उसकी वजह भी है क्योंकि बहुत सारी चीजें बदली है मध्य प्रदेश में भी, देश में भी। महंगाई का एक बड़ा मुद्दा आपके सामने है और वो आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा, जिसका जवाब कम से कम अभी तो आपके पास नहीं है। और यदि जल्द चुनाव होते हैं, होने ही है अक्टूबर तक, संभावना जो दिखाई दे रही, जिस तरह की आपकी तैयारियां हैं, और सुरेश शर्मा जी भी कुछ इशारा कर रहे थे, वो आप समझ रहे होंगे बेहतर तरीके से। पर क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से ये बैठकों का दौर है, प्रभारी बना दिए आपने, और दमोह के बाद खुद मुख्यमंत्री जी ने भी अंदर से जो खबरें आई थी, उन्होंने माना कि इससे हमें सबक लेना ही पड़ेगा, तो सबक ले पा रहे हैं आप? नहीं, मैंने आपको शुरू में कहा था, सबक तो हमें लेना ही है। हर घटनाक्रम हमें कुछ ना कुछ सबक छोड़कर जाता ही है, और हम सबक लेने वाले लोग हैं। हम इस अहंकार में जीने वाले लोग नहीं है कि प्रधानमंत्री के सामने हम पैर ऊपर करके जूता दिखाकर बैठे थे। ये कोई बहुत शोभनीय दृश्य नहीं था। हम इनमें विश्वास नहीं करते। हम तो ये चाहते हैं कि हमें हर बात से सबक लेना, जो परिस्थिति आती है उससे सबक लेना चाहिए। दूसरी बात, पैर पे पैर रखकर बैठना कोई असभ्यता का परिचय नहीं है, ये कद की बात है। शिव जी को देखिए, शिव जी भी बैठते हैं बकायदा पार्टी मार के, ठीक है। थोड़ा सा इससे आपका कद बड़ा होता है तो आप ही रख लीजिए, बिल्कुल। मगर हम ये मानते हैं कि ये बैठने का उचित तरीका नहीं था, और सोशल मीडिया में वो बहुत ट्रोल भी हुए थे, आपको याद होगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण तो केवल ये है कि आपने 20 हार से क्या सीखा। हमने तो एक दमोह की हार से ये सीखा कि हमारी तैयारियों में कहीं कमी रही होगी, हमारे जो लेवल था, प्रचार अभियान था, उसमें कहीं कमी रही होगी, और इन सबको हमने स्वीकार किया और वो कमियों को हम दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। परंतु आपको याद होगा, जब आप 20 उपचुनाव हारे थे, तब भी कमलनाथ जी की तरफ से ये कहा गया था कि सभी परिणामों की समीक्षा होगी और उन समीक्षा के बाद जिनके दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, परंतु आप नहीं कर सके। जैसा अभी आप जिक्र कर रहे थे, नरोत्तम जी ने कहा, नरोत्तम जी ने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी ने यह स्वीकार किया कि जिनके कारण हम हारे थे उन्हें पनिश किया, उनको अनुशासनात्मक उन पर कार्रवाइयां हुई।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि आप कुछ करते दिखते ही नहीं है, आप जीत जाते हैं, लेकिन ब्रजगोपाल जी, डूब जाते हैं। ब्रजगोपाल जी, जहां चुनाव होना है उसमें से 2 कांग्रेस के पास रही, एक भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा, और पृथ्वीपुर में तो ब्रजेन जी का एक अच्छा खासा वो रहा है, और ऐसा कहा भी जा रहा है कि शायद उनके बेटे चुनाव मैदान में होंगे। और जो आपने टीम गठित की है, जो प्रभारी बनाए हैं, उसमें जातिगत समीकरण भी दिख रहे हैं जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है। तो क्या तमाम तरह से घेरना चाहते, एक चक्रव्यूह रच दिया आपने? नहीं, देखिए, ये कहना बहुत गलत है कि जाति समीकरण होते हैं। जाति समीकरण क्या होते हैं? कोई भी विधानसभा मध्य प्रदेश में ऐसी नहीं है जिसमें कोई एक जाति बहुत निर्णायक हो, कोई एक प्रभारी बनाने से। दूसरी बात, उपयोगिता का आधार ये नहीं होता है, उपयोगिता का पैमाना ये होता है कि वहां के कार्यकर्ताओं के संपर्क में कौन होता है, बहुत बड़ी संख्या में कौन है। कि अरविंद भदौरिया जी को अगर बनाया गया है तो उनका वहां संपर्क है, व्यापक संपर्क है कार्यकर्ताओं से। जिस व्यक्ति का जहां संपर्क होगा वो वहीं बनाया जाएगा। और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि हम जिलों के अलग प्रभारी बनाएंगे, विधानसभाओं के अलग प्रभारी बनाएंगे, उसके साथ एक सत्ता से, एक संगठन से व्यक्ति को जोड़ेंगे और पूरी लोकसभा का भी एक बनाएंगे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी में सत्ता का विकेंद्रीकरण का जो भाव है, उस भाव को ये प्रदर्शित करता है। हमारे यहाँ केंद्रीकरण नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति सब कुछ देखेगा, फिर उसमें गुटबाजी होगी कि इस गुट के इतने लोगों को प्रभार मिला, इस गुट के इतने लोगों को प्रभार मिला, ये नहीं होगा। मैं जवाब ले, अवनीश जी जवाब दीजिए। सबसे पहले तो मैं आदरणीय सुरेश शर्मा जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। लोकस्वामी समाचार पत्र के अलावा मध्य प्रदेश का एकमात्र डांस बार चलाते थे जिसको माई होम कहा जाता था। हमने कार्रवाई उस पर की थी, वो अवैध रूप से चल रहा था। उसमें लड़कियों को बाहर से लाकर, जिसको उसमें वुमेन ट्रैफिकिंग का भी मामला था, उस पर कार्रवाई की थी। उसको आप कृपया करके किसी समाचार पत्र से ना जोड़ें। और आदरणीय सुरेश शर्मा जी तो मुझे भी काफी स्नेह करते हैं, ये बात अलग है कि यहाँ में उनका स्नेह कई बार नहीं पा पाता, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे मालूम, मुझे वो बहुत स्नेह करते हैं। अब मैं जवाब दूंगा अपने ब्रजगोपाल लोया साहब की बात का। हम वही तो बात कर रहे हैं मनोज जी कि ये देखिए, ये कोरोना संक्रमण काल में चुनाव हो रहे हैं, ये ठीक है, ये संविधान है कि चुनाव होना है। लेकिन मेरा इतना कहना है, आज आपने मंत्रियों को आज से नियुक्त कर दिया। हमने खुद देखा कि जब 28 सीटों पर उपचुनाव हुए तो किस तरह से प्रदेश में आपने देखा कि सरकार के कामकाज ही नहीं होते थे। बाकायदा मंत्रियों को सिर्फ चुनाव जीतने के लिए आपने मंत्री बनाया था, पूर्व विधायकों को, तो आपने फिर वही कर दिया, 3-3, 4-4 मंत्री आपने नियुक्त कर दिए। ठीक है भाई, लेकिन मैं वही मनोज जी कहना चाहूंगा, ये भाजपा का जो तरीका है, कहीं ना कहीं जनता इसको समझ चुकी है और जनता ये सारी चीजें दिमाग में रखेगी वोट देते समय कि 112 का पेट्रोल, 99 का डीजल, 850 के एलपीजी सिलेंडर, कोरोना में मौतें। क्योंकि आप कह रहे हैं, आपका जब मंत्री कहता है मनोज जी, जब आपका मंत्री कहता है, वो आपकी सरकार कहती है कि साहब ऑक्सीजन की कमी से कोई मौतें नहीं हुई, और वहीं आप हाई कोर्ट में खुद हाई कोर्ट जज की बात के जवाब में आप शिवराज जी कहते हैं कि हाँ ऑक्सीजन की कमी है, हम उसको जब कोरोना की जो दूसरी लहर पेंडेमिक एकदम चरम पर थी, आप उस समय स्वीकार भी करते हैं। तो ये मनोज जी ये बातें देखिए, चुनाव लेकिन ये उपचुनाव देखिए, भूल जाइए संगठन, ये उपचुनाव मनोज जी बड़े अलग तरह के उपचुनाव हैं। ये सबसे पहली बात तो ये उपचुनाव जो हो रहा है, मैंने पूर्व में भी कहा, सबसे पहले कहा ओपनिंग में ही कि बड़े दुखद उपचुनाव हैं और जनता को मालूम है। लेकिन ये उपचुनाव जब हो रहे होंगे वो अक्टूबर नवंबर का शायद समय संभावना है कि हो सकता तीसरी लहर जी का फिर आगमन हो, उस बीच में तीसरी लहर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मनोज जी मेरा वही सवाल है, क्या सरकार के पास उसके क्या इंतजाम हैं? देखिए सब कह रहे हैं कि इसमें डेल्टा प्लस वायरस भी आया है और क्या पता कोविड की तीसरी लहर किस तरफ इशारा करे या उसमें कौन सी नई चीज अपडेट होकर आए। हमें ध्यान देना चाहिए था कि चुनाव नजदीक हैं, हमें सबसे पहले वैक्सीनेशन पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ क्या हुआ, आपने उसका भी उत्सव मनाया, एक दिन आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए, दूसरे दिन फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए, 16 लाख 14 लाख, उसके बाद 4000। कई बार अवनीश जी ये भी होता है कि जैसा दमोह के बाद हर बार आपके जिस भी नेता से बात हो रही वो दमोह का जिक्र कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप वहां से जीत कर आए तो उसका जिक्र भी करेंगे, लेकिन कई बार अति उत्साह भी हो जाता, कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं, हम बिल्कुल अति उत्साहित नहीं हैं मनोज जी। आप देखें हमारी पार्टी ने बकायदा हर विधानसभा बार पूर्व मंत्रियों को, वरिष्ठ विधायकों को हमने अपॉइंट किया है और आपने देखा हमने बहुत पहले ही संगठन के जो प्रभारी थे वो पहले ही बना दिए, तो हमने भी चुनाव के प्रभारी बनाए। बाकी हमने संगठन के जो पार्टी के प्रभारी थे जिलेवार हम बहुत पहले बना चुके हैं। और आपने देखा होगा कि जो विधानसभा बार आदरणीय कमलनाथ जी ने बैठकें भी कर चुके हैं, कई
वहां पर जाकर भी कई बात को महसूस किया और वहां के जो संगठन के जो कई पदाधिकारी थे उनके साथ ही बैठकें कर चुके हैं। फर्क इतना है मनोज जी कि हम अपने संगठन का कभी ढिंडोरा नहीं पीटते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है संगठन से परे भी एक चीज है, संगठन से ऊपर भी एक चीज है, वो है जनहित। सदैव आपको बात करनी चाहिए जनहित की, तीसरी लहर की, कोरोना, क्योंकि कोरोना दूसरा जो मुझे लगता है महामारी है, बहुत पैंडेमिक, बहुत खतरनाक रही है। मैं भी उससे ग्रसित हुआ मनोज जी, आप भी रहे, हम सब रहे हैं, और हम सब ने, मैं तो पृथ्वीपुर विधानसभा की बात करूं तो मेरा बहुत व्यक्तिगत जुड़ाव है। मतलब मैं तो कहता हूं आदरणीय बृजेंद्र सिंह राठौड़ जी का जाना मेरे लिए एक बहुत व्यक्तिगत क्षति है। तो मैं ये मानता हूं कि ये उपचुनाव मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, ये उपचुनाव बहुत अलग है, दुखद भी है, बहुत अलग भी होगा, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, आप भी समझ रहे हैं। सुरेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं। सुरेश शर्मा जी, आप कह रहे थे कि ना कोई जोखिम और ना ही सबक भी ले रही है, पर क्या आप दूसरी तरफ भी इशारा कर रहे थे? पर इससे बीच में एक खंडवा की जहां लोकसभा की बात आती है, तो खंडवा को लेकर भी खासी चिंतित नजर आ रही है। तो खंडवा उपचुनाव जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें कसौटी पर आऊंगी। क्योंकि लोकसभा का मतलब नरेंद्र मोदी जी की गतिविधियां, नरेंद्र मोदी जी के निर्णय, जो डीजल के भावों के बारे में, अन्य क्षेत्रों में जो महंगाई है उसके बारे में, और कोरोना के बारे में जो प्रधानमंत्री के निर्णय हैं उनके बारे में, इनके इतने रेट क्यों बढ़ रहे हैं, इनके बारे में जस्टिफाई करने के लिए इनके पास क्या तर्क होगा, ये लोकसभा का वो चुनाव भी। लोकसभा के चुनाव में एक दूसरी बात और भी महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि संगठन महामंत्री रहे हुए कृष्णकुमारी मोघे जी यदि मान लो वहां से टिकट मांग रहे हैं और आकर के यहाँ भोपाल में दावेदारी करते हैं, तो इसका क्या जो है समीकरण बनता है। अर्चना चिटनिस के नाम के बारे में जैसी बात आती है, तो इनके जो है कितना फिर बाद में सहयोग मिलता है, यदि टिकट किसी की भी कटती है, कितना भी सहयोग मिलता है, ये सब ये बड़ी गंभीर प्रश्न होंगे। लेकिन यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं एक जरूर छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जल्दी से कह दीजिए, समय हो रहा है जी। एक सेकंड में, कि निश्चित रूप से अवनीश मेरे छोटे हैं, मैं बहुत स्नेह करता हूं, लेकिन मैं फिर अपनी बात को कहूंगा कि यदि माई होम के बारे में निर्णय लेना था तो लोक स्वामी गिराने का मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि आप जो है लोकतंत्र पर चोट कर रहे हैं। और यदि आपको माई होम के इतनी ही आपत्ति तो हनी ट्रैप वाले मामले में आपने एक्शन नहीं लिया। ये दोनों के दोनों चलिए सर, बहुत अलग मसले हैं, दोनों बहुत अलग मामले हैं, और निश्चित रूप से जब कोई कार्रवाई होती है तो फिर सवाल भी होते हैं और उनके जवाब भी मिलते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासी भूचाल ही कहेंगे इसको, कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों अपनी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस के नेता कमलनाथ 29 को बैठक लेने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इन दिनों मध्य प्रदेश में मौजूद है, और रणनीति इस बात की है कि किसी तरह दमोह जैसी पुनरावृत्ति ना हो जाए। इसलिए सबक भी है और समझाइश भी है, पर जोखिम नहीं लेने का एक मौका जो मिल गया था कहीं ना कहीं, उसको अब गंवाना नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी, और चाहती है कि किसी भी तरह जीत हासिल करना। जीत हार का फैसला करना जनता के हाथ में होता है। कांग्रेस अपनी बात कहेगी, बीजेपी अपनी बात करेगी, पर ध्यान रहेगा, नजर रहेगी हमारे इन चुनाव पर। चुनाव कब होंगे, तारीख क्या होगी, अभी तो यह तय नहीं है, पर चर्चा बड़ी तेजी से है। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।